हमने ये देश इसलिए आज़ाद नहीं कराया था कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाएं 16 साल, और उनकी ताजपोशी जब मुमकिन होती है जब इस देश के एक आदमी को, आज के रिकॉर्ड में अगर कहूँ तो 1945 में उस आदमी को अंग्रेज़ों से मिलकर नहीं हटाया गया। क्या सुभाष चंद्र बोस 1945 में गायब हुए, उसमें नेहरू जी के अलावा दूसरी फोर्सेस नहीं थी? और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि अब से 6 महीने पहले जो हम लोगों की पिछले 4 साल से लड़ाई चल रही थी वो पूरे तौर पे समाप्त हो गई। आप सबको पता होगा कि 6 महीने पहले हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले से जो सिलसिला चल रहा था कि उनके सारे डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई किया जाए, वो क्लासिफाई भी हुए। लेकिन बड़ी लड़ाई ये थी कि भारत का प्रधानमंत्री पहली बार आज़ाद भारत में 15 अगस्त के अलावा 21 अक्टूबर को जब सुभाष चंद्र बोस ने यूनाइटेड भारत में आज़ादी की घोषणा की थी, उस वक्त मेरा ख्याल है कि दुनिया के 11 देशों ने उसको मान्यता दी थी। ये डर कांग्रेस के लोगों को लगा कि हम तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर में बैठे हैं कि हमारा नंबर आने वाला है, ये बीच में कहाँ से आ जाएगा। तो क्या कॉन्स्पिरेसी हुई कि 43 से 45 तक सुभाष गायब हो गए, और अभी 6 महीने पहले जब भारत के प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को भारत के लाल किले पे 15 अगस्त के अलावा दोबारा गए और झंडा फहराया। नरेटिव को बदलने में समय लगेगा। अगर ये भारत आज बन रहा होता तो आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं होती। समस्या यह है कि हमारे घर में हमारे ही बच्चे, हमारी ही जनरेशन के लोग पिछले 70 साल से जो उनको इंजेक्ट किया गया है इतिहास के नाम पे, उनके अंदर से उसको हटा करके उसको गलत साबित करके जो सही बात है वहाँ तक पहुँचने में एक लंबा समय लगेगा। इसलिए ये लड़ाई ज़्यादा लंबी है। इसलिए गांधी जी का नाम लेते ही कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं। इसलिए जैसे ही वीर सावरकर का नाम आता है वो गद्दार था। आपने खुद ही नैरेटिव गढ़ दिया है कि वीर सावरकर ने गद्दारी की और चिट्ठी लिखी, लेकिन वही लोग देश के ये नहीं बताते कि 1980 में मैडम इंदिरा गांधी ने जो सावरकर के परिवार को चिट्ठी लिखी है वो एक किताब है, उसमें पब्लिश हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि सावरकर भारत की धरती का वो सपूत है जिसने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसके वारिस कह रहे हैं, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं, और उसकी पार्टी ये कह रही है कि सावरकर ने तो माफ़ी मांगी थी। अब एक नैरेटिव बन गया है तो उस नैरेटिव को हटाने में समय लग रहा है। ऐसे ही सुभाष बाबू के बारे में 6 महीने पहले हमको एक आखिरी कामयाबी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अब हमारा बंद हो गया, इसी प्रधानमंत्री ने, मैं आपको इसलिए घटना बता रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री इस बात को रियलाइज कर सकता है, इतने बड़े पद पे बैठने के बाद वो जो बात कह रहा है उसको समझिए। जब हम ये सब कह रहे थे कि आप एक बार 21 अक्टूबर को आप लाल किले पे जाएं, आज़ाद भारत के, यूनाइटेड भारत के पहले प्रधानमंत्री की जो इच्छा थी जिसे आप भी मानते हैं उसे पूरा करें, वो गए। उन्होंने जब जा रहे थे उससे 1 घंटा पहले एक ट्वीट आया था उनका, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं जा तो रहा हूं झंडा फहराने, लेकिन लोग मेरे बाल नोच लेंगे। उनको अंदाजा था कि वो फोर्सेस जिन्होंने इन ताकतों को समाप्त किया है वो व्यवस्था में इतने नीचे तक बैठी हुई है कि आसान काम नहीं है उनसे लड़ना। इसलिए आपने सत्ता तो बदल दी है, व्यवस्था नहीं बदली है अभी, और व्यवस्था नहीं बदली है इसलिए आपको लगता है सडनली किसी इंस्टीट्यूशन से कोई खड़ा हो जाता है। आजकल एक इंस्टीट्यूशन बड़े चर्चा में है, उसके मुखिया के कंधे पे किसी लड़की ने हाथ रख दिया या उन्होंने उस लड़की के कंधे पे हाथ रख दिया। जब इस पे चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये भारतीय कानून और अदालतों के ऊपर हमला है।
जब मी टू हो रहा था तब तो वो सबसे पूछ रहे थे, आप भी आइए, आप भी जवाब दीजिए, आपको कैसे किया, आपने तो कैसे किया। अब वो यू टू हो गया तो वो कह रहे नहीं 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 नहीं, ये तो जुडिशरी के ऊपर हमला है, उनका हमला राष्ट्रीय हमला और हमारा हमला कुछ नहीं। तो ये जो कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं बड़े माननीय हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, लोकतंत्र में मीडिया को छोड़ दें, उसे कहते हैं कि वो चौथा पिलर है, मैं कहता हूं विदाउट पिलर है वो, मुझे बहुत पास से उसका अंदाजा है। लेकिन ये जो 3 पिलर हैं जिसको लेकर के बड़ी चर्चा होती है, इसमें सिर्फ एक ही पिलर है जो सबसे सवाल पूछ सकता है। ब्यूरोक्रेट से भी पूछ सकता है, उस नेता से भी पूछ सकता है जो 15-20 लाख लोगों के बीच में से जीत के आता है। आसान काम नहीं है और हर 5 साल बाद उसको जाना पड़ता है। लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशन है कि जज साहब अपने जाने से पहले दूसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तय कर जाते हैं, अब ये आएंगे, हम इनको रखेंगे। ये पहला इंस्टीट्यूशन है जो आंसरेबल ही नहीं है। इससे सवाल पूछेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। इनसे सवाल कौन पूछेगा भाई? कि आप इस देश में जो महत्वपूर्ण मुकदमे हैं जिससे राष्ट्र टूट सकता है, इस देश में तनाव पैदा है 70 सालों से, आप उनको तो सॉल्व नहीं कर रहे, दही हांडी की चिंता कर रहे हैं। इंची टेप से नाप के आओ, ये 2 मीटर ऊंची क्यों है, इसको हटाओ, यही काम रह गया है। महाकाल में पानी आधा किलो चढ़ेगा, 2 किलो चढ़ेगा। इससे जिन चीजों से इस समाज के अंदर एक प्रैक्टिस है, वो परंपराएं चलती हैं, उसमें कानून नहीं आता। 1000 साल पुरानी अयप्पा की परंपरा को तोड़ने में आपको 5 मिनट नहीं लगे, 5 मिनट नहीं लगे आपको। और 70 साल से हमारे टैक्स से हम आपको पैसा दे रहे थे, तनख्वाह दे रहे थे, सुविधाएं दे रहे थे। यकायक आपने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये राम मंदिर का मुद्दा जो है ना, अब हमने एक आदमी अपॉइंट कर दिया, वो सुनेगा। तो ये मुद्दे देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन्हें हम जाने अनजाने में जिन चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून की किताब पढ़ते पढ़ते कब वो डिफेंस एक्सपर्ट हो जाते हैं इसका पता नहीं चलता है, यकायक हो जाते हैं। और उसकी मैं एक लाइन में आपको बताऊं, ये मैं कई जगह बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मुझे अपने समाज को ये समझाने में कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसे हम अवॉइड कर रहे हैं, और जिसके चलते इस देश में, ये देश में अगले 10 साल के अंदर सिविल वॉर की तरफ ये देश बढ़ रहा है। इसको कोई माने या न माने, जमीनी स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि जैसे ही आप अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, अपने ग्लोरियस पीरियड के बारे में सोचने लगते हैं, तब आपको लगता है कि हमारे साथ 70 साल से धोखा हुआ है, और उसी धोखे में आदमी अनार्किस्ट हो जाता है। He lost his mental balance, और फिर वो उसको क्या करेगा पता नहीं होता। और शायद इसी धोखे का शिकार नाथूराम गॉडसे भी हो गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, सिर्फ इतना ही भर उसका क्राइम था, उसको सजा मिली। लेकिन उस एक लेडी ने, जो हिंदू आतंकवाद का पोस्टर थी, उसने ये कहा कि नाथूराम गॉडसे देशभक्त था। उसने ये नहीं कहा कि गांधी को मारा इसलिए देशभक्त था, ये नहीं कहा उसने कहा देशभक्त था। फौरन लोगों ने जोड़ दिया कि उसके हत्यारे को आप कैसे कह सकते हैं कि देशभक्त था। उसी पार्टी के एक नेता ने, दूरदर्शन उस जमाने था, ऊपर शरीर पे जनेऊ डाल करके वो इटली से जहाज उड़ाते हुए आए थे इस देश में, और उन्होंने 3,500 जो भारत सरकार का रिकॉर्ड है, दिल्ली में एक तरफा मैसेकर किया सिखों का।
उनका कोई कसूर नहीं था। वो प्राइम मिनिस्टर टेलीविजन पे खड़े होकर कहता है कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। कोई हिंदुस्तान में लिबरल नहीं गया अमेरिका के इस आदमी को वीजा मत दो, उसने 3,500 लोगों का कातिल है ये। कोई इस पे कैंपेन नहीं चली। लेकिन इसी हिंदुस्तान में 2002 में गुजरात के दंगों में 1140 लोग मारे गए, जिसमें 350 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। लेकिन क्योंकि मरने वालों का धर्म बदल गया था, इसलिए लोग यूएनओ पहुंच गए। इसलिए इस प्रधानमंत्री के खिलाफ जितना भी पूरे देश में दुष्प्रचार हो सकता था, सबने किया। हमारे यहां के लिबरल्स ने भी किया। तो अगर नाथूराम गॉडसे ने किसी की हत्या की तो ना वो भागा, ना उसने ये कहा कि मैंने कोई गलत काम किया। उसकी निगाह में उसको ठीक लगा, देश की निगाह में ये गलत काम किया, उसकी सजा उसको हुई। तो सजा में भी उसने अपने बचाव में कुछ नहीं किया, कोई झूठ नहीं। इतनी ईमानदारी तो थी। इसका तो उसको कम से कम मैसेज दे सकते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इतना ज्यादा अपोलोजिस्टिक होने की जरूरत नहीं है कि हम किसी मर्डरर के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन उसने अपनी उस ईमानदारी का परिचय वैसे ही दिया जैसे लंदन के प्रीवी हॉल के अंदर ऊधम सिंह ने एक डायर को जाके मारा। उसने भी अपनी पिस्तौल दी एंड ही सेड आई डिड माई जॉब, आई हैव नो रिग्रेट। फांसी हुई, जेल पे चढ़ गया। अरे भाई, उसके इस कृत्य में भी उसकी ईमानदारी थी भाई। लेकिन जो लोग ईमानदारी का ठेका और हाई मॉरल ग्राउंड लेके, वो तो बताएं कि 3,500 सिखों के कत्ल के लिए किसको सजा दिलनी चाहिए। एक सज्जन कुमार को और एक दिलीप वो टाइटलर को देकर के आप बचना चाहेंगे, उनको भी सजा नहीं दी आपने। असली जड़ कौन था, कहां प्लानिंग हुई थी, उसका कोई जवाब नहीं है। वो लोग हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं इस देश के अंदर। तो पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे यहां की पॉलिटिक्स जो है, वो इस देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। हम जाने अनजाने उसको ये मान के चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कुछ भी 70 साल में आपके देश में हुआ है, इस देश के इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसे लोगों को बिठाया गया है कि एक आदमी, आप उसे किसी यूनिवर्सिटी का उपकुलपति भी बनाते हैं, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन भी बनाते हैं, ईरान में राजदूत भी बनाते हैं, 2-2 बार उपराष्ट्रपति भी बनाते हैं। देखिए, आपकी हंसी से ही पता चल गया कि आपको नाम पता है। मैं ये इसको, क्योंकि मैं उस साइक में पैदा हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं। आप सबको याद होगा कि इस देश के अंदर बांग्लादेशी मुसलमान एक 7-8 साल पहले एक टॉपिक हुआ करता था, बांग्लादेशी इल्लीगल मुसलमान यहाँ हैं, बांग्लादेशी, यही होता था। आपने देखा होगा कि उस ज़माने बड़ी शांति थी, कभी उनके फेवर में कोई जुलूस नहीं देखा। लेकिन इतना बदला है कि जो लोग कुछ काम शांति से कर रहे थे, खामोशी से कर रहे थे, जब उनको पता चला कि इस देश के एक मेजॉरिटी वर्ग में कुछ लोग जो हैं हमारी हरकतों को समझ रहे हैं, उतना ही वो एग्रेसिव हुए जब रोहिंग्या मुसलमान इस देश में आया। और आज़ाद मैदान में आपके प्रदेश में जो हुआ, वो तांडव सबने देखा है। इसलिए बंगाल में बहुत ही गरीब लोग एक जुलूस निकाल रहे थे। 2.5 लाख लोगों, 2 लाख से 2.5 लाख लोगों का वो जुलूस था। और उस जुलूस में नारे क्या लग रहे थे सर? उस जुलूस में नारा लगा पहली बार, आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं। और ये वो लोग लगा रहे थे जिनके बाप दादों को पता नहीं होगा आर्यन कौन था। ये नारा कहां गढ़ा गया, कहां से दिया गया, और इस नारे के पीछे की सोच क्या थी, ये बड़ा खतरा है।
ये आर्यन शब्द कहां से आया सडनली, वो भी बंगाल में? और कौन लोग लगा रहे थे ये नारा? कैसे क्वाइन किया गया, इसको भी हमने नजरअंदाज कर दिया। वो इस देश के एक बड़े हिंदू वर्ग को, जो जाति में आपसे थोड़ा अलग है, उसको ये मैसेज दे रहे थे। जो जिन्ना साहब ने 1947 में एक शख्स को बंगाल से लेके गए और ये कहा कि इस देश के अपर कास्ट ने जो तुम्हारे साथ 1000 साल से किया है, इन्होंने हमारे साथ भी बड़ा बुरा किया है, लिहाजा हमारी दोनों की तकलीफ कॉमन है, इसलिए हम दोनों भाई भाई हैं। और बंगाल से एक साहब को इस गलत फहमी में लेके गए, वो बेचारे वहाँ गए, उनको पहला कानून मंत्री बनाया गया, संविधान भी उनका लिखा, लेकिन जिन्ना साहब को जाना था क्योंकि गांधी जी भी जा चुके थे, तो एक ही प्रदेश के थे, तो दोनों को अपने समय समय वहीं पहुंचना था। तो जब उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे प्रदेश में, आपके राज्य में 12 या 13% दलित थे पाकिस्तान में, रोज वो पढ़ते थे, आज रेप हो गया, आज मर्डर हो गया, आज किडनैप हो गया, रेप हो गया। ये सिर्फ इतनी सी बात उस शख्स से कही जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से गया था और पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बना, लियाकत अली खां। तो लियाकत अली खां के शब्द थे उनसे कि अगर आपको दलितों की चिंता है तो बेहतर है कि आप चले जाएं, जिन्ना साहब तो अब नहीं है। आज की जनरेशन से कह रहा हूं, गूगल पे जाएं, सर्च करें कि पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल की चिट्ठी पढ़ें। हमने 47 में नहीं सीखा और अब वो नया नारा नए अंदाज में आया है और उसका नाम है जय भीम और जय मीम। समझते हैं आप लोग? मीम का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पता है आपको? उसमें एम आता है। हिंदी के अल्फ़ाबेट में माँ आता है। उर्दू अलिफ बे पे ते टे से दाल डाल जाल तो इज़ एन गैन फे काफ लाम मीम। मीम एक अल्फ़ाबेट है, वो एम का। तो मीम, क्योंकि आप लोग उर्दू पढ़ते नहीं हैं, नॉट आप, पूरा देश, तो उन्होंने बड़े हल्के से क्वाइन किया है कि जो कुछ लोगों की समझ में, जय भीम और जय मीम। यहाँ मीम का मतलब एम और एम का मतलब मुसलमान है। आजकल ये नारा बहुत तेज़ी से चल रहा है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारे इश्यूज़ को उठाती हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वो बड़ी सेलेक्टिव होती हैं। कब कौन सा इशू उठाना है, कब नहीं उठाना है, कब किससे वोट मिलेंगे, कब किससे वोट नहीं मिलेंगे, किससे कोई नाराज़ हो जाएगा, ये उनका एजेंडा है और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कैरेक्टर है, वो वहाँ का रूल है, उस रूल गेम के रूल को नहीं बदल सकते हैं।